हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना अनुभव शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मैंने यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल और यूपीएसआई एग्ज़ाम 2020 दोनों को ही क्लियर किया था। तो इस वीडियो में मैं साथ में अपनी रिस्पॉन्स शीट भी शेयर करूँगा और यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल की रिस्पॉन्स शीट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूँगा। जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीएसआई वैकेंसीज़ हैं वो आ चुकी हैं। आई थिंक आप सबने उसको अप्लाई कर दिया होगा। तो इसमें जो मेन सिलेबस में पार्ट होता है वो सेक्शन 1 सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें 40 प्रश्न होते हैं और अधिकतम 100 अंक मिलते हैं। दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का होता है। और तीसरा सेक्शन संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा का होता है। और चौथा सेक्शन मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, ये भी 40 प्रश्न और 100 अंकों का होता है। तो इसमें सामान्य हिंदी जो है वो मैंने लूसेंट की सामान्य हिंदी है वहाँ से पढ़ी थी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफ़ी लगाए थे, जहाँ से मुझे पता चला कि मेरे क्या वीक लिंक्स हैं और कहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो जैसे कि मुहावरे और विलोम, समानार्थी, ये सब चीज़ें मुझे थोड़ा सा वीक लगी थी, जो मुझे याद करनी पड़ी थी। मगर जो बेसिक हिंदी वाली चीज़ें हैं जैसे कि मात्रा और गलती पहचानना, ये सब मैं अपनी इनिशियल फेज़ में काफ़ी अच्छे से कर लेता था। तो इस पर फिर मैंने प्रैक्टिस पे ही फोकस किया था ज़्यादा। दूसरा मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, इसमें जो मूल विधि और संविधान है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आता है। आई कैन से कि ये लगभग 25 क्वेश्चन इसी के ही आ जाते हैं। तो मूल विधि जो है उसमें मैंने जो इसमें लॉज दिए गए थे वो मैंने उसके ओवरव्यू एंड जो उसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे वो मैंने उसके याद किए थे। और फिर जो मैंने प्रैक्टिस मॉक्स दिए थे वहाँ से जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके मिल रहे थे वो मैंने अलग से नोट कर लिए थे, ताकि उनको लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकूँ। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं आया था, बट आपको इसका मेन जो पॉइंट्स जो वो लॉ बताना चाहता है कि कब वो अप्लाई होगा, ये आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगला हमारा इसमें थर्ड सेक्शन जो मैथ्स का था, इसमें आपकी अरिथमेटिक काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी और वो मतलब ठीक ठाक लेवल की थी। और जो मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि परीक्षा है, ये मेनली हमारी लॉजिकल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग के भी कुछ इसमें क्वेश्चंस थे, तो वो भी आए थे। हाँ, इसमें एक इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन कुछ आए थे, 1-2, जहाँ पर आपको एक इनपुट सीक्वेंस दिया होगा और आपको आउटपुट सीक्वेंस उसका बताना है कि कैसा आएगा। और मैथ्स में भी पूरा ही मैथ्स नहीं आई थी, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस मैथ्स में भी आए हुए थे। तो ये होता है इसमें कि पैटर्न इसका फिक्स नहीं है, कुछ क्वेश्चंस एक सेक्शन के दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। तो मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और ये मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो लेटर था वो है। तो पुलिस लाइन सिविल लाइंस कानपुर में मेरी 14/5/2022 को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। तो इसमें ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लास्ट में मांगे गए थे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन मुझे ले जाने थे। तो उस समय एक FSSO जो होता है, फायर सेफ्टी सेकंड ऑफिसर, ये भी एक पोस्ट आई थी और इसमें आपकी साइंस चाहिए थी। और इसके अलावा आपका प्लाटून कमांडर और सिविल पुलिस SI ये तो थे ही। तो इसके अलावा अब मैं जो अगला दिखाऊंगा वो है कि जो मेरा उस साल का रिक्रूटमेंट में जो पेपर आया था UPSI में, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अब मैं बात करता हूँ मेरे अनुभव की। जब मैंने परीक्षा दी यानी कि 28 नवंबर 2021 को, तो मुझे सबसे पहले ये लगा कि पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट था। हिंदी और सामान्य ज्ञान थोड़ा आसान था, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग समय मैनेज करना थोड़ी चुनौती थी। तो कई बार हमें सवाल आते हैं लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हम गलतियां कर देते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ अपनी रिस्पॉन्स शीट शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किन किन सवालों का मैंने सही जवाब दिया और कहाँ कहाँ मुझसे गलती हुई। तो इसमें पहला सेक्शन जो है वो हिंदी का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं कि ये कारक से आया हुआ है और अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा वाक्य से, कि यह किस प्रकार का वाक्य है, अंदर आना मना है, तो यह निषेधवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आह वेदना मिली विदाई, यह युक्ति किस रचनाकार की है, तो यह जयशंकर प्रसाद की थी, बल्कि मैंने इसको आगे लगा दिया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। तो इसमें एक जो थोड़ा टफ पार्ट है वो ये भी रहता है कि आपको ये जो रचनाकार हैं और जो हिंदी साहित्य है ये आपको थोड़ा अच्छे से करके जाना होगा। तो इसमें जो मैं बताऊंगा कि आप प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनको तो बहुत ही अच्छे से करके जाएं। और जो कुछ यूट्यूब चैनल्स पे आपको जो टीचर्स प्रैक्टिस करा रहे हैं हिंदी साहित्य की, वहाँ वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आप बहुत ही अच्छे से करके जाएँ, उनका ही नोट्स बना लें। उन नोट्स से ही आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि जो नहीं आते हैं वो तो आपके मतलब वहाँ नहीं सही होंगे, लेकिन आई वुड से कि 90% क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य के वहाँ से मिल जाएंगे। फिर अगला जो है ये हमारा समास से क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। इसके बाद फिर हमारा ये है कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है, तो ये यात्रावृत्त जो इसमें ऑप्शन था वो सही था। इसके बाद फिर हमारा अगला क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द पे था। फिर हमारा वाक्यांश शब्द सही कौन सा है, तो इसमें हमारा अजर हो जाएगा। इसके अलावा फिर हमारा
उपसर्ग पे क्वेश्चन था। फिर एक ये छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था। तो ये क्वेश्चन का भी एक पैटर्न है, ये भी मुझे लग रहा है कि लगभग लगभग हर शिफ्ट में आया ही था इस टाइप का क्वेश्चन कि पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था या छठा किस वर्ष हुआ था। तो ये हिंदी सम्मेलन जो है इनकी भी आप लिस्ट अलग से लिख लीजिएगा, तो इसके हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आए इस पैटर्न पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा विशेषण पे था, और संधि विच्छेद के जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, जैसे मनोदशा हो गया, रमेश हो गया, और ऋषि हो गया, मतलब इनमें कौन सा हमारा संधि विच्छेद हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इन पे भी आप फोकस करिएगा। फिर हमारा ये अगला है कि अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, तो पर्यायवाची हो गए और समानार्थी हो गए, ये भी इस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो इसमें हमारा काल पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके नॉर्मल ऐसे भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, इस पर डायरेक्टली नहीं आते हैं। उसके जो अंदर सब उसके डिविजन्स हैं, या उसके संभाव्य भविष्य है, सामान्य भूत है, सामान्य भविष्य है, संभाव्य भविष्य है, इस प्रकार से जो उसके और भी भेद हैं उनके ऊपर आते हैं। तो आपको उनकी भी इन डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए कि वहाँ पर कौन सा अप्लाई होगा। तो अगला हमारा जो है वो है क्रिया विशेषण पे क्वेश्चन आया था, और आप इसमें एक ये देख रहे होंगे यहाँ पर डेफिनेशन पे कम और उसके प्रैक्टिकल की ये एक सेंटेंस आपको दे देंगे, यहाँ पर क्या चीज़, कौन सा क्रिया विशेषण यूज़ हुआ है, या उसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो एक तरह से आप इसकी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो विलोम का है, फिर तद्भव का है, फिर जो बोलियाँ हैं वो भी आप एक जगह पर एक नोट पेपर पे आप लिख लीजिएगा कि कौन सी बोलियाँ कहाँ की बोली जाती है, और उत्तर प्रदेश में भी किस भाग में बोली जाती है, और उन बोलियों का, भाषा का, उपभाषा का किस किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर अगला है हमारा कि सुख दुख की भावावेशमीय अवस्था विशेष का गिन जिन शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह किस रचनाकार की है। तो इसमें महादेवी वर्मा जो है सही ऑप्शन था, बट मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी मेरा लगाया तो ये मेरा गलत हो गया। एक ही वर्तनी वाला तो सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिन चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है, यह युक्त किस रचनाकार की है। तो इसका सही आंसर महादेवी वर्मा था, लेकिन मैंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किया था, तो ये मेरा गलत हो गया था। तो हिंदी साहित्य के मतलब मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत हुए थे, तो इस पर मैं यही कहूँगा, इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस करिएगा। और इसके बाद फिर वर्तनी का हमारा क्वेश्चन आया हुआ था, फिर एक मुहावरा था, फिर एक ये घोष व्यंजन व्यर्ण का उदाहरण कौन सा है, यह क्वेश्चन भी आया था। तो ये जो महाप्राण, घोष और व्यंजन स्वर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये थोड़ा आपको डिवीजन देखना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड किस डिवीजन में आ रहा है, और कौन सा स्वर किस वर्ड से लग के क्या शब्द बना रहा है, ये भी आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो हिंदी में यही कहूँगा कि साहित्य और जो आपकी व्याकरण है उससे मिली जुली ही है, तो आपको उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जो इसमें जो पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये मेरे हिसाब से काफ़ी स्कोरिंग रहते हैं। इनको अगर आपने सही से पढ़ लिया तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन इसके सही ही करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन इसमें पैराग्राफ में प्रेजेंट रहते हैं उसके आंसर्स। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि हिंदी जो थी वो एक सही लेवल की ही थी, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं थी। और इसके अलावा इसमें एक ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। ये 351 में था। तो इससे रिलेटेड ही जो 4 आर्टिकल्स हैं, जहाँ मतलब 4 अनुच्छेद हैं जहाँ पर ये हिंदी भाषा के विषय में संविधान में दिया गया है, वो आप आर्टिकल्स या अनुच्छेद अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनमें से एक ना एक अनुच्छेद जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो मेरे लिए यहाँ पर थोड़ा सा नया था, मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा होगा। ये मैंने सही कर दिया था, मतलब ये मेरी एक बेसिक नॉलेज की वजह से सही कर दिया, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा। तो ये इसके लिए भी आप तैयार रहिएगा कि मैं मतलब आपको एक इंग्लिश सेंटेंस या फिर शब्द दे दिया जाएगा और आपको उसका हिंदी में पता होना चाहिए कि वो हिंदी में उसका मतलब क्या होगा। और ये फिर अगला लोकोक्ति का है, फिर ये इनमें से किसी पूर्वी भी कहते हैं, ये जो हमारा बोली और भाषा पे बेस्ड था, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये उस पर क्वेश्चन था। और अगर मैं कवि में कहूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, महादेवी वर्मा हो गए और अज्ञेय हो गए, इनकी जो रचनाएं हैं वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो हिंदी में पुरस्कार हैं वो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, और वो भी पूछे जाते हैं काफ़ी। तो इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, इस पे बेस्ड था। तो इसमें जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि
जो हमारा लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट, इसको हम लोग LARR भी बोलते हैं, तो उस पर ये बेस क्वेश्चन था। तो इसमें देखिए ये जो एक इसका पीरियड है कि ये डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द राइट टू फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट, तो इसमें जो कितने पीरियड के अंदर वो कंपनसेशन मिल जाना चाहिए उस पर बेस्ड था। तो ये एक इसका कोर है इस लॉ का, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। तो इस वजह से ये क्वेश्चन मतलब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था और ये मेरा गलत भी हो गया था। तो मैं ये कहूँगा कि ये आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, और बेसिक के आसपास आपको कुछ सेक्शंस जो डेप्थ में हैं वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। मतलब आपको नंबरिंग ज़रूरी नहीं है कि कौन से सेक्शन में या कौन से पार्ट में वो आ रहा है, लेकिन जो उसमें टर्म्स दिए गए हैं या उसकी डेफिनेशंस हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर अगला यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कब मतलब किस आर्टिकल में दिया गया है ये पूछा गया था। और फिर ये हमारा आसियान नाटो किसे कहते हैं, तो ये एक था क्वेश्चन। और फिर इनमें से ओल्डेस्ट एक्ट कौन सा है ये क्वेश्चन था। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो भी एक्ट वहाँ पर पढ़ रहे हैं, लॉज पढ़ रहे हैं, उनका आपको साथ में उसका जो ईयर है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो कब इम्प्लीमेंटेशन में आया था, या कब उसमें अमेंडमेंट हुआ था, या फिर कब वो उसका बिल कब रखा गया था। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मतलब वो एक्ट तभी बनेगा जब वो प्रेसिडेंट जो उसको अप्रूव कर देंगे उसके बाद। तो वो एक्ट जब है तो उसको आपको एक्ट की डेट याद रखनी है। इसके बाद फिर हमारा ये एक बेसिक जनरल क्वेश्चन था, तो ये इस वजह से मेरा सही हो गया था। और फिर RTI एक्ट जो है हमारा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हमारा 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। शेड्यूल्स तो आपको अच्छे से पढ़ने ही हैं सारे। और फिर इसमें देखिए केस जो है उस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारा आया हुआ है कि ओल्गा टेल्स वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो मुद्दा था वो किससे संबंधित है, तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ही आया हुआ था। और फिर ये चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इस पर क्वेश्चन आया था। और हैबियस कॉर्पस जो होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, या कौन सी अथॉरिटी उसको इशू कर सकती है, ये क्वेश्चन भी एक टॉपिक काफ़ी ये ज़रूरी था, इंपॉर्टेंट था, इस वजह से यहाँ पर आया भी है। और इसमें जैसे आपको दिख रहा हो कि जनरल नॉलेज एंड बेसिक लॉ काफ़ी मतलब मिक्स आया है। और बेसिक लॉ जो है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो, ये दोनों चीज़ें अगर आपने अच्छे से कर ली हैं तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप अच्छे से कर ही दोगे। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका उसी पे ही मेनली बेस्ड है। सो आई वुड से कि जितना भी आपको सिलेबस में एक्ट दिए गए हैं उनको तो आपको अच्छे से करना ही है। और इसमें जैसे कि ये LM सिंघवी कमेटी किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में अपॉइंट हुई थी, तो ये क्वेश्चन था। और इस टाइप के जनरल क्वेश्चंस और जो मेनली फोकस्ड आपके हैं पार्लियामेंट पे या किसी कमिटीज़ पे, तो वो भी आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पूछे गए थे। और मैं ये कहूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके खाली ऐसा नहीं कि इसी शिफ्ट में आए, ये सारी शिफ्टों में पैटर्न कुछ ऐसा ही था, तो आपको उस पैटर्न के हिसाब से ही अपनी प्रिपरेशन को रखना है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, तो 0 आवर है वो एक इंडियन इनोवेशन है। तो ये आई थिंक मेरे लिए तो थोड़ा टफ क्वेश्चन था क्योंकि मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये मेरे लिए नया ही था क्वेश्चन। और इसके अलावा GS यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर अगला जो हमारा था वो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट था। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर हमारा जो अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैथ्स में रीजनिंग के क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर प्योर मैथ्स के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी इसमें आई है, तो मतलब आपका रीजनिंग का एक कोर सेक्शन तो है ही अलग से, ऊपर से मैथ्स में भी आई हुई है। तो अगर आपकी रीजनिंग आपने अच्छे से कर ली है तो यहाँ पर भी आप उसको स्कोर कर लेंगे मैथ्स में भी। और अरिथमेटिक में कहूँगा इसकी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब एक ईजी टू मॉडरेट लेवल की ही रहती है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे अगर आपकी प्रिपरेशन सही है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत टफर साइड में क्वेश्चन हैं, तो इनको आप अच्छे से कर सकते हो, विद इन द टाइम ही कर लेंगे आप, टाइम टेकिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर इसमें जैसे देखिए ये भी एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, जो हमारा केस स्टडी 12 to 13 है, ये भी एक हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन आया हुआ है। और फिर इसके बाद आपका ये जो 14 है, 14 आपका जो क्वेश्चन है ये एक केस स्टडी पे आपके ग्राफ्स पे बेस्ड क्वेश्चन हैं कि वहाँ पर आपकी इन्फ्लुएंसेस क्या हैं ग्राफ से, और आप कैलकुलेशन के हिसाब से क्या डेटाबेस आपकी इन्फ्लुएंस क्या है, चार्ट्स पे आपकी इन्फ्लुएंस क्या है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़े अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से कर लेंगे। और ये स्कोरिंग रहते हैं क्योंकि इसमें आपको ग्राफ से ही डाटा मिल जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन हैं यहाँ पे, और इनके सही होने के चांसेस भी ज़्यादा ही रहते हैं। इसके अलावा फिर आपका ये है कि यहाँ पर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, तो ये क्वेश्चन ये भी पैटर्न पे बेस्ड होता है, तो ये पैटर्न अगर आपको पता है तो आप अच्छे से कर लेंगे इसको। और फिर देखिए 19 जो है आपका, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। 20 है, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। और फिर आपका जो 23 है ये आपका परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो फिर 24 आपका फिर से एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। फिर 25 to 26 ये आपका एक केस बेस्ड है,
जहाँ पर आपको डाटा पे बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको बताना है, मीन्स एक आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, उसी के बेस पे आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन भी मतलब मुझे तो ये क्वेश्चन अच्छे लगते थे, मतलब मैं जब प्रिपेयर कर रहा था तो मुझे क्योंकि ये लगता था कि मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लूँगा, और इनमें एक्यूरेसी भी मेरी काफ़ी सही थी, तो इन पे आप थोड़ा फोकस अच्छे से करिएगा। फिर एक ये क्वेश्चन मतलब मैंने लगभग हर शिफ्ट में देखा था, 29 क्वेश्चन की, इफ़ द फर्स्ट डे ऑफ 1992 वाज अ संडे, व्हाट डे वाज द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि उस दिन कौन सा दिन पड़ा होगा इस तारीख पे, या उस साल का पहला दिन कौन सा होगा, आखिरी दिन कौन सा होगा, ये क्वेश्चन जो है ये एक पैटर्न जो है ये आपको अच्छे से करना होगा, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है। फिर आपका 30th क्वेश्चन फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन जो आपका ज्योमेट्री पे मीन्स आपका एक हाइट एंड टावर पे बेस्ड है। तो ये जो सेक्शन है आपका ये भी कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा या आपका सिलेंडर का एरिया क्या होगा, ये जो आपका सेक्शन है इससे जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट आते हैं, तो आपके फॉर्मूला इनके बस याद कर लीजिएगा बस, और आपका मतलब आंसर सही होने के चांसेस हैं उसमें अच्छे खासे। तो फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं ज़्यादा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को ट्रिक कर दिया जाए कि आपको बहुत इशू हो कुछ। फिर 34 क्वेश्चन फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। 35 आपका स्पीड एंड टाइम का क्वेश्चन है, एंड फिर 36 आपका जीपी का क्वेश्चन है। तो जीपी का तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा, इस पर भी एक क्वेश्चन आता ही है। और फिर आपका 37 क्वेश्चन फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, और 38 क्वेश्चन आपका ग्राफ बेस्ड है फिर से। तो देखिए इसमें 3 केसलेट्स तो आपको मिले ही हैं यहाँ पे, तो अगर आपने केसलेट्स भी अच्छे से कर लिए तो आपका मतलब अराउंड 10% आपका जो सेक्शन है वो इससे कवर हो जाएगा। फिर आपका इसमें रीजनिंग का भी पार्ट बहुत सारा है, तो वो भी आपका यहाँ से कवर हो ही जाएगा। फिर अगला जो हमारा सेक्शन है वो है इंटेलिजेंस टेस्ट ऑफ रीजनिंग। तो इसमें आपका रीजनिंग के ही सारे क्वेश्चन होंगे, जैसे कि ये आपका नंबर ऑफ बॉयज़ इन द रैंक आफ्टर हिम, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। फिर आपका रिलेशनशिप पे बेस्ड है, और तो ये आपकी जो नॉर्मल रीजनिंग आती है उसी पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, इसमें कि वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, और ये स्कोरिंग रहता है इसमें बहुत ज़्यादा। आपको मतलब आप देख के ही, आप विदाउट एनी कैलकुलेशन आप देख के ही इसके आंसर्स लगा सकते हैं, तो ये आपको अच्छे मार्क्स सिक्योर करवा सकता है। इसके अलावा फिर मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन है। फिर ये देखिए इसमें जैसे कि रीजनिंग में ही आपका एक जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन आ गया था। फिर आपका नॉर्मल पुलिसिंग का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ गया था कि तो यहाँ पर नॉर्मल पुलिसिंग के क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से करने होंगे, मतलब रैंकिंग क्या होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो दोनों ही साइड्स में आपको पता होना चाहिए कि किस रैंक पे कौन जूनियर है कौन सीनियर है, और उनकी वहाँ पर ड्यूटीज़ क्या हैं वो आपको अच्छे से, और एरिया अंडर देयर सुपरविजन कितना है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये दिया गया है कि इंचार्ज ऑफ बीट एरियाज़ इन रूरल एंड टाउन पुलिस स्टेशन, तो ये काफ़ी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा फिर ये फिर से एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन था, और फिर आपका सीक्वेंस सीरीज़ का क्वेश्चन है। उसके बाद फिर एक देखिए इसमें ये पुलिस फोर्सेस से रिलेटेड जो हमारे कुछ एक्ट्स हैं उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जैसे कि क्या हुआ था, ये तो मेरा गलत हो गया था, बट इससे हमें पता चलता है कि हमें थोड़ा पुलिस फोर्सेस की जो एक्ट उनसे स्पेसिफिक रिलेटेड एक्ट्स हैं या जो इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं तो वो भी हमें थोड़े बहुत ओवरव्यू पता होना चाहिए। और तो ये एक आप पुलिस के बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, या उनकी जनरल जो उनके लाइफस्टाइल है, या कैसे किस एरिया में वो रह रहे हैं, या उनके ऊपर कौन से एक्ट्स लगते हैं, या कौन से एक्ट्स उनको पावर देते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे। और इसके अलावा फिर ये रीजनिंग के इसमें मोस्ट क्वेश्चन हैं। और फिर एक ये हमारा ICCPR, इस पे बेस क्वेश्चन आया था कि ये कब अडॉप्ट हुआ था। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन जो था ये पहले भी आया हुआ था, तो मैं इसको पढ़ के गया था, और इसी वजह से मेरा डायरेक्टली ही सही हो गया था। तो इसके लिए मैं, अगर मैंने ना देखा होता तो शायद मैं इसको सही नहीं कर पाता, बट ये मेरा देखा हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने सही कर दिया था। और इसके बाद ये जो हमारा अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन है, एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ एंग्लो इंडियन कमिटी, तो ये एक टफर साइड पे क्वेश्चन था, बट आई वुड से कि मैंने पढ़ा हुआ था तो इस वजह से मेरा सही हो गया था। और फिर इसमें डायरेक्शन पे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर एक ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल वारंट और बेलेबल वारंट, इनमें डिफरेंस क्या होता है, FIR और लिस्टेड रिपोर्ट, पुलिस डायरी, इन टर्म्स को भी आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि ये होते क्या हैं, क्योंकि इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, सो ऑन द रिसीप्ट ऑफ ए रिपोर्ट अबाउट द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ FIR। तो ये जो क्वेश्चन है ये एक नॉर्मल वर्किंग पे ही रिलेटेड है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर आपका फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे आपका स्टेटमेंट्स और उनके जो कंक्लूजन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, रीजनिंग हो गया, असर्शन हो गया, कंक्लूजन हो गया फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, ये मतलब क्वेश्चन इसके आपको मिलेंगे। फिर डाइस के जो क्वेश्चन हो गए ये आपको अच्छे से करने हैं।
और डाइस के क्वेश्चंस मतलब मैंने हर शिफ्ट में देखा था, थे ही, मैंने जितने भी लोगों से पूछा था तो उनकी शिफ्ट में थे ये क्वेश्चंस डाइस से रिलेटेड, तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और ये ईजी साइड में ही होते हैं, तो आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में। और इसके अलावा फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए कि वेन डायग्राम का आगे क्वेश्चन है, और फिर इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है वो एक हमारा नॉर्मल ये 31 जो है वो एक रीजनिंग पे ही बेस्ड क्वेश्चन है कि कितने डिनोमिनेशन होंगे तो ये इतना अमाउंट हमारा बन जाएगा, या कितने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे इन द बॉक्स। तो ये जो क्वेश्चन था ये एक नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, अरिथमेटिक का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट ये एक डुएबल साइड में था, ठीक है। और हाउ मेनी नंबर ऑफ स्क्वायर्स और द फिगर जो वहाँ पर मेंशन्ड होगा, तो ये आपको काउंटिंग वाला भी आना चाहिए अच्छे से। एक्चुअली मेरी काउंटिंग में काफ़ी प्रैक्टिस मार्क्स में भी मेरे काफ़ी गलत हो रहे थे, तो मेरा यहाँ पर भी गलत हो ही गया, क्योंकि मुझे इसमें लास्ट तक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया था। और फिर एक ये जो हमारा कंप्लीशन ऑफ द फिगर की इसका कौन सा हिस्सा इन 4 ऑप्शंस में इसको पूरा कर देगा फिगर को, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, तो इसकी आप प्रैक्टिस काफ़ी करिएगा। आई वुड से कि मैंने टेक्स्ट बुक से और रोजगार विद अंकित इनकी मॉक्स से काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करी थी, तो ये क्वेश्चंस पे मतलब मेरी अच्छी ग्रिप हो गई थी। तो ये दोनों जो टेस्ट सीरीज़ थी इनको आप ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस आपको इस उनके ही पैटर्न पे यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर से ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, और फिर ये एक डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन जो है ये 38 जो है ये हमारा डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन था, तो ये भी आपको उन मॉक्स में मिल जाएंगे, और इनकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी होगी, क्योंकि मुझे भी मॉक्स में ये लगता था कि मतलब ये ऑप्शन जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सही है, लेकिन जब उनके आंसर्स मुझे दिखते थे तो मुझे पता चलता था कि वो हमारी थिंकिंग जैसी है, उस हिसाब से ही हम उसको सही कर पाएंगे, कि हम हमारा नज़रिया क्या है उस चीज़ को देखने का, कि हम कैसे पुलिसिंग को देख रहे हैं, तो उसी पे ही बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आपका नज़रिया सही नहीं है तो आई वुड से कि आप उसको सही नहीं करेंगे, वहाँ गलत हो ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये काफ़ी मॉक्स में करके देखा था, तो जहाँ मेरा नज़रिया मतलब सही था वहाँ पर तो मेरा सही हो गया, लेकिन जहाँ पर मैं उस चीज़ में नहीं मानता था तो वो मेरे गलत हो ही गए थे। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछा गया है कि आपकी किसी दोस्त की लड़ाई हो गई है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप सबसे पहले पुलिस को कॉल करेंगे, या आप गुंडों से वहीं पर लड़ने लग जाएंगे, या फिर कुछ और ऑप्शन दिए हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं तो हीरो बन जाऊँगा वहाँ पर और लड़ाई करने लगूँगा, और आपने अगर वो क्वेश्चन में आंसर दे दिया तो आपको वहाँ पर गलत हो जाएगा। वहाँ पर आपसे जो माना जाता है कि एक आप नॉर्मल सिटीजन हैं और आप पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं, पुलिस में विश्वास रखते हैं, तो आप और गवर्नमेंट में विश्वास करते हैं, तो आप वहाँ पर क्या एक्शन लेंगे, आपका पहला एक्शन क्या होगा जिससे कि आपको भी हार्म ना हो और आपके साथ में वहाँ जो लोग हैं उनको भी हार्म ना हो, तो आपको कुछ वैसा डिसीजन लेना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं, और आपको मतलब वहाँ पर अपना नज़रिए को एक न्यूट्रल इंस्टेंस रखना है, आपको बहुत ज़्यादा हीरोइक नहीं दिखाना है कि मतलब मैं हीरो हूँ मैं तो सबसे लड़ जाऊँगा, ऐसा कुछ आपको नहीं दिखाना है वहाँ पर, ठीक है। तो फिर अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो भी हमारा रीजनिंग का ही क्वेश्चन था, और फिर अगला हमारा फिर से एक रीजनिंग का ही क्वेश्चन था। तो ओवरऑल आई वुड से कि जो पेपर था वो मॉडरेट साइड में ही था, और इसमें आपका जनरल जो थिंकिंग है और डिसीजन मेकिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मतलब सिक्योर करा सकता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस करिए मार्क्स का बहुत अच्छे से, और इसके अलावा आप हो सके तो डिसीजन मेकिंग वाले जो हैं और जो लॉ एंड एक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, और जो आपके क्वेश्चंस गलत हों उनको आप अलग से नोट कर लीजिए, ताकि आप जब उनको रिविजिट करें तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी, और हो सकता है वो आपको क्वेश्चन पेपर में भी डायरेक्टली मिल जाए। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है, तो जो मेरा ऐसा ही कॉन्फिडेंशियल वाला है वो मैं एक सेपरेट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, और उसका लिंक मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अगर आपकी कोई डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड आप हो सके तो इस पेपर को दोबारा से रिविजिट करके एक बार जरूर देखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, और जिन एरियाज में गलत हो रहे हैं उनको आप अलग से नोट करके उसको ज़्यादा फोकस करिएगा। ओके, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।